हेलो एवरीवन। संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे अपनी एनसीईआरटी बुक, और ये है अपनी क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी बुक है, और अपना है इंडिया ज्योग्राफी में, और बुक का नाम है हमारा पर्यावरण। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 का नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। चैप्टर नंबर 6 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को वो देखना है तो वो भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव में भोजन, वस्त्र एवं आकाश के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। यानी ये बताया गया है कि जब शुरुआती पीढ़ी में जब मानव का विकास हुआ था, तब वो सिर्फ प्रकृति पर ही निर्भर था। यानी प्रकृति, पेड़ पौधों के नीचे सोता था, जो प्रकृति से मिलता था वही खाता था, शिकार करता था। लेकिन धीरे धीरे जब मानव विकसित हुआ, यानी उसका विकास हुआ, वो घर बना के रहने लगा, अनाज उगाने लगा, परिवहन के साधन अपनाने लगा, यानी अपनी जरूरतों के हिसाब से आसपास के पर्यावरण में परिवर्तन करता गया। बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। अब देखो, यानी पहले के तो मानव था वो गुफाओं और पेड़ों में रहता था, तो उसके लिए घर बनाना आसान नहीं था। मतलब वो कहीं भी जा सकता था, पेड़ तो हर जगह होते हैं, जंगलों में कौन से पेड़ में जाके रह सकता था, किसी भी गुफा में जाके रह सकता था, जानवरों का मांस खाता था। लेकिन जैसे ही उसने फसल उगाना स्टार्ट किया तो उसे एक स्थायी घर बनाने की आवश्यकता हो गई, क्योंकि फसल एक जगह तैयार हो गई, वो फसल पकने के बाद उसको काट कर दूसरी उसी जगह उगाएगा ना वो फसल। तो यानी परमानेंट वो वहीं पर रहेगा, तो उसे उसके लिए अपने लिए एक स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ है, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ साथ ही मानव की बस्तियां बड़ी होती गई। अब देखो, ये आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो भी सिंधु नदी घाटी सभ्यताएं थी, सब नदियों के किनारे ही बसी थी, जितनी भी सभ्यताएं थी, क्योंकि नदियों के किनारे की जमीन उपजाऊ होती है, वहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, अपन ने पढ़ा है ये। वो जलोढ़ मृदा उपजाऊ होती है। फिर पानी की भी आवश्यकता थी, पानी भी नदियों के सहारे मिल जाता था, बारिश भी नदियों के सहारे अच्छी होती थी, फसल भी अच्छी होती थी, इसलिए वहां पर नदियों के सहारे उन्होंने अपने लिए घर बनाने स्टार्ट कर दिए। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील, हुआंग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? अब देखो, बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवास अक्सर अस्थायी बस्तियां रहते हैं। यानी जो घने जंगलों में बनती है, गर्म रेगिस्तान होते हैं। ठंडा रेगिस्तान कहाँ होता है? जहाँ पर हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती है, वो भी एक प्रकार का रेगिस्तान ही है, और उसको ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है। पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, क्योंकि अस्थायी बस्तियों में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको समय के साथ वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। एक जगह खाना पानी खत्म हो गया तो उस जगह को हटाकर नई जगह अपनी जाके बस्ती बसानी पड़ती है, वो इसलिए अस्थायी घरों में रहते हैं। अब देखते हैं, ये एक चीज पढ़ते हैं कि क्या आप जानते हैं वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उन्हें बसाव स्थान कहते हैं। और आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए 4 प्राकृतिक दशाएं होनी बहुत जरूरी है। पहली हो जाएगी अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, फिर जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। यानी भाई मौसम अनुकूल होना चाहिए, न ज़्यादा ठंड, न ज़्यादा बारिश, न ज़्यादा गर्मी, न ज़्यादा आंधी तूफान। फिर जल की उपलब्धता भी होनी चाहिए कि भाई वहाँ पर पीने के लिए, पशुओं को नहलाने के लिए, पशुओं के पानी पीने के लिए, या अपनी फसल के लिए भी जल की उपलब्धता होनी चाहिए। भूमि उपयुक्त होनी चाहिए, यानी समतल भूमि होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, रेगिस्तान नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बर्फ नहीं होनी चाहिए, यानी उपयुक्त भूमि चाहिए, और उपजाऊ मिट्टी चाहिए, ताकि अपन वहाँ पर फसल उगाकर अपना गुजारा कर सकें। फिर बात करते हैं कि वे जो अस्थायी बस्तियों में रहते हैं वे लोग आखेट, संग्रहण या स्थानांतरित कृषि ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। यानी जो अस्थायी बस्तियों में रहते थे वो आखेट करते थे, यानी पशुओं का शिकार करते थे,
संग्रहण करते थे, जंगलों से कुछ औषधियाँ संग्रहित करके बाजार में लाके बेच देते थे। फिर उस जगह की औषधियाँ खत्म हो जाती थी तो अगली जगह जाके स्थायी बस्ती बना ली और वहाँ पे जो औषधियाँ हैं उनको संग्रहित किया। स्थानांतरित कृषि क्या होती है कि भाई एक जगह गए, वहाँ पे जो पेड़ थे उनको काटा और जो डंठल वंठल बचे थे उनको जला दिया। जलाने के बाद उस जगह पर उन्होंने खेती की 3-4 साल। उसके बाद वो भूमि की जो उपजाऊता थी वो कम हो गई, तो उस जगह को छोड़कर वो नई जगह चले गए, वहाँ के पेड़ों को काटा और वहाँ पर खेती करना स्टार्ट कर दिया। और ऋतु प्रवास क्या हो गया कि भाई जैसे अपने रेगिस्तान से भेड़ बकरियां वाले और गाय वाले होते हैं तो गर्मियों के दिनों में अपनी तरफ आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर चारा बिल्कुल खत्म हो जाता है, पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो इस वजह से वो अपनी तरफ आकर पानी और पशुओं के लिए पानी और चारे के लिए इस तरफ आ जाते हैं। तो ये हो गया ऋतु प्रवास। वो लोग भी अस्थायी बस्तियों में ही निवास करते हैं। अब बात करते हैं, देखो ऋतु प्रवास क्या हो गया कि लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम के परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं, तो ये होता है ऋतु प्रवास। अब बात करते हैं, ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा नाटक दिया गया है कि मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की मां मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी, कहा, ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण व यातायात जाम क्यों हो जाता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। यानी उन्होंने पूछा कि शहरों में इतना प्रदूषण और यातायात जाम क्यों रहता है, तो उन्होंने बताया कि शहरों में अधिक लोग आ गए। अब अधिक लोग आ गए तो सबके पास अपनी अपनी खुद की गाड़ियां हो गई। तो कोई ऑफिस के लिए निकलेगा, कोई घूमने निकलेगा, कोई कुछ भी अपने पर्सनल काम के लिए निकलता है तो गाड़ी लेकर निकलता है। इस वजह से गाड़ियां जो पोल्यूशन छोड़ती हैं, धुआं छोड़ती हैं, उससे पोल्यूशन होता है और उनकी वजह से जाम भी लग जाता है। फिर आगे पूछा कि मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? यानी भाई जब यहाँ पे प्रदूषण इतना है, शहरों में यातायात जगह जाम हो जाता है, जगह जगह जाम लग जाते हैं, फिर भी लोग शहरों में आते हैं। तो उसकी मां ने उत्तर दिया कि वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा और चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। यानी गाँव से लोग शहरों में अच्छी नौकरी के लिए और अच्छी शिक्षा के लिए, यानी अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए और अच्छी चिकित्सीय सुविधाओं यानी अच्छे अस्पतालों के लिए शहरों में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक जनसंख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? फिर मिस्टर थॉमस ने कहा कि यही कारण है कि अत्यधिक जनसंख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं। यानी शहरों में जो कच्ची बस्तियां दिखाई देती है वो होती है अवैध, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा कि हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल, अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि और सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। यानी फिर प्रसाद ने कहा कि हमारे घर जो गांव है वहाँ पर सिनेमा घर नहीं है, अच्छी सुविधाएं वाले स्कूल नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन खुली भूमि है और सांस लेने के लिए बहुत ही शुद्ध वायु है। लेकिन मेरे दादाजी जब बीमार हो गए थे तब हम उन्हें शहर लेकर आए थे। देखो अब बताया गया है कि ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण और शहरी बस्तियां। गांव जो ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि यानी खेती करते हैं, मत्स्य पालन, मछली पालते हैं, वानिकी जो बाग लगाते हैं, फलों के बाग लगाता है, कोई आम, चीकू, बेर, ये सब, नींबू, संतरा, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधित कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्णन हो सकती है। सघन का मतलब होता है कि बहुत ही नजदीक नजदीक घर बने होते हैं, जैसे अपना गांव लगा लो, वो सघन बस्ती के रूप में है। और प्रकीर्ण बस्ती होती है, जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनके खेतों में घर होते हैं बहुत दूर 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 दूर, वो होते हैं प्रकीर्ण बस्ती। जैसे देखो एक घर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर, तो ये हो गए प्रकीर्ण बस्ती के उदाहरण। फिर आगे बात करते हैं कि सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं और वहीं प्रकीर्णन बस्तियों में लोगों के दूर घर घर जो व्यापक क्षेत्रों में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों में और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कौन सी? प्रकीर्णन बस्ती वाली जगह। अब आगे बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में
लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं ताकि पानी जो छत है वो अपने पानी से न भरे और पानी फिसल कर आराम से नीचे आ जाए। जिन स्थानों पर वर्षा के समय जल का जमा होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। यानी जैसे बहुत से इलाके हो गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, बारिश ही बारिश होती रहती है, बाढ़ आ जाती है या बाढ़ आने का खतरा रहता है, वहाँ पर स्टिल्ट यानी ऐसी जो बल्लियाँ होती हैं, इन बल्लियों लगाकर यानी इन पर खड़े कर कर जमीन से ऊपर उठाकर घर बनाते हैं कि बारिश का पानी है वो नीचे से गुजरता है, घर में पानी ना घुसे। अब बताया गया है कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। जैसे अपन देसी भाषा में उनको छप्पर बोल देते हैं। मिट्टी की दीवारें होती हैं मोटी मोटी, और जो घास होती है यानी जिनकी छतें होती हैं वो घास फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग करके घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी व शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य में कुछ गांवों, नगरों और शहरों के नाम लिखिए, इनको हम छोड़ते हैं। अब देखो जैसे अपन मिट्टी का मकान बनाते हैं ना, अभी बताया था कि मिट्टी की जो मोटी दीवार बना देते हैं, घास फूस की छत बनाते हैं, उसको अपन देसी भाषा में या अपने गांव में छप्पर बोल देते हैं। अब देखो, क्या आप बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं, उन्हें कौन बनाता है, वे क्या कहलाते हैं। ये देखो, ये बर्फ से बना, जैसे अपन मिट्टी की दीवार बनाते हैं वैसी मोटी बर्फ की दीवार बना दी जाती है बर्फ से बचने के लिए। तो इन घरों को बोला जाता है इग्लू। क्या बोला जाता है? इग्लू। बर्फ से बने घरों को इग्लू बोला जाता है। अब बात करते हैं परिवहन की। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अत्यधिक दूरी की यात्रा करने में अधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे, वे अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। फिर पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। अपने गाँव में तो होता ही होता है, जैसे ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी भी होती है, फिर खच्चर होते हैं, खच्चर गाड़ी भी होती है। तो गाँव में तो आज भी लोग पशुओं का इस्तेमाल करते हैं परिवहन के साधन के लिए और माल ढोने के लिए। देखो, हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का उपयोग किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग किया जाता है। लामा होता है ऊँट, होता है ना, ऊँट के जैसा ही दिखने वाला जानवर होता है जिसको लामा कहते हैं। जिसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। द्रुत यानी सरल और तेज गति वाला बना दिया, यानी तुरंत पहुंच सकते हैं हम कम से कम समय में। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय व ऊर्जा की बचत करते हैं। यानी बताया गया है कि जब जल मार्ग से आते थे या थल मार्ग से आते थे तो यूरोप से भारत आने में कई महीने लग जाते थे, लेकिन आज अपन जो हवाई जहाज वाली सुविधा शुरू हो गई है उससे अपन 6 से 8 घंटे में ही भारत से यूरोप जा सकते हैं। यूरोप हो गया दूसरा महाद्वीप और अपन हो गया भारत देश जो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। अब बात करते हैं कि परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। अब बात करते हैं सड़क मार्ग की। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग में किए जाने वाली मार्ग सड़क, यानी कम दूरी, यानी छोटी से छोटी दूरी को अगर अपने को कवर करना है तो हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे उसको सड़क मार्ग के द्वारा या सड़क के द्वारा। सड़कें पक्की या कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। अब देखो, भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्णिम चतुर्भुज महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। यानी इन चारों शहरों को जोड़ने वाली एक बहुत ही बड़ी सड़क का निर्माण किया गया है जिसको अपन एक्सप्रेसवे बोल देते हैं।
अब बात करते हैं रेल मार्ग की, कि रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन व भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। यानी सबसे पहले जो इंजन बनाया गया था वो भाप के इंजन बनाए गए थे, उसके बाद से फिर डीजल इंजन आए और डीजल इंजनों के बाद से अपन जो विद्युत इंजन आते हैं उन्होंने इनका स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों ने परिवहन की गति को और तीव्र कर दिया गया है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी के कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो पाया है, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है और यह एशिया में सबसे बड़ा है। यानी एशिया में तो जो रेल मार्ग है अपने जो एशिया महाद्वीप है उसमें सबसे बड़ा है, और विश्व की बात करें तो विश्व में अपन दूसरे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पर अमेरिका पर यानी यूएसए में रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है। अब देखो, जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। ये चीज याद रखने लायक है और उसका अपन ऐसे इंपॉर्टेंट लिख देते हैं कि जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 4000 मीटर, और जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। अब देखो, फिर एक और आ गया है इंपॉर्टेंट, कि क्या आप जानते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो कहाँ पर है, रूस में है, जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। यानी ये पूरे रूस में फैला हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जिसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग यानी ये शहर से निकलकर ऐसे घूमते हुए ये यहाँ पर जाता है, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। यह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो रूस में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा। अब बात करते हैं जल मार्गों की, कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन था। यानी आज भी सबसे सस्ता साधन ही है जल मार्ग। अगर अपने को कोई भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है और सबसे सस्ते रूप में लेके जाना है तो हम लेके जाएंगे जल मार्ग के माध्यम से। यानी बड़ी बड़ी नाव में अपना सामान रखवा देंगे और फिर वो कुछ समय के बाद दूसरी जगह जाके अपना सामान बंदरगाह में उतार देंगे। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। अंतर्देशीय होते हैं जो अपने देश के अंदर ही फैले होते हैं, देश के अंदर समुद्र तो है नहीं, लेकिन जो नदियां होती हैं उन नदियों में भी वो जलमार्ग बने होते हैं, क्योंकि नदियां भी 2-4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर लंबी या चौड़ी हो सकती हैं। नाव व नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये अपने देश का है। उत्तर अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। पतन क्या होते हैं, पतन होते हैं बंदरगाह, जहाँ पर जो जहाज होता है पानी का वो आकर रुकता है, जो क्रू होता है वो रुकता है, आराम करता है, या फिर कोई जो टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है जहाज़ों में वो वहाँ पर ठीक होकर वापस से वो निकल पड़ते हैं अपने कई नए स्थान के लिए। आगे बताया गया है कि विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन हैं। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, यानी एशिया में सिंगापुर और मुंबई महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। उत्तर अमेरिका में बात करें न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन और केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ये चित्र में बताया गया है कि क्या आप विश्व के कुछ और पतनों के भी नाम बता सकते हैं। वो अपन आगे जो चित्र आएगा उसमें देखेंगे विश्व के प्रमुख बंदरगाह और हवाई पतन भी वहीं पर देखेंगे। अब बात करते हैं वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। यानी अपने को एक जगह से दूसरी जगह सबसे तीव्र रूप में जाना है तो हम जाएंगे वायु मार्ग के माध्यम से। अगर अपने को अपने देश में घूमना है एक जगह से दूसरी जगह तो उसके लिए अपन चूज करेंगे रेल मार्ग, क्योंकि रेल मार्ग सबसे सस्ता है। यदि अपने को एक देश से दूसरे देश में अगर सामान भेजना है तो उसके लिए अपन
जल मार्ग का उपयोग करेंगे क्योंकि वो सबसे सस्ता है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण ये सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरा तूफान से कुप्रभावित होता है, यानी कहीं पर कोहरा हो गया या तूफान हो गया तो वायु मार्ग वहाँ पर अपन जो हवाई जहाज होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, वो वहाँ पर नहीं उड़ा सकते। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दूर स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क व रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े व कुछ दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। क्योंकि ये अपन ने भी देखा होगा, जब अपने जहाँ राज्यों में बाढ़ आ जाती है तो वहां से लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। क्योंकि बाढ़ में तो ना तो भाई साधन जा सकते हैं, ना रेलगाड़ी जा सकती है। फिर उस वहाँ लोगों को खाने पीने की चीज़ें भी देने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। अपने जो अधिकारी होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो सर्वे करते हैं कि भाई कितना नुकसान हुआ है, तो वो भी हेलीकॉप्टर में बैठ के ही सर्वे हो जाता है। लोगों तक कपड़े पहुँचाए जाते हैं, पीने का पानी पहुँचाया जाता है, दवाएं पहुँचाई जाती हैं, सब हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही पहुँचाई जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन की बात करें, जैसे बंदरगाह होते हैं वैसे हवाई अड्डे होते हैं। बंदरगाह में होता है जहाँ पे सामान उतरता है, लोड होता है, और हवाई पतन में भी सामान उतरता है और लोड होता है। कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा। ये भी चित्र 7.11 दोनों का एक ही मैप में हवाई पतन और जो बंदरगाह है वो दोनों दिए गए हैं, अपन एक साथ पढ़ेंगे। अब बात करते हैं संचार में। संचार दूसरों के पास सूचना पहुंचाने ही की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। चित्र में अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन बात करते हैं कि संचार होता क्या है। जैसे अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो संचार के साथ ही विकसित हो पाया है, यानी संचार का जो विकास हुआ है उसके कारण ही मैं आप लोगों को तक ये सारी चीज़ें पहुंचा पा रहा हूँ। अब संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। ये संचार के साधन क्या हो गए? समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। यानी जनसंपर्क माध्यम क्या हो गए? समाचार पत्र हो गए। इस समाचार पत्र से हम बहुत लोगों तक कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी सूचना पहुंचा सकते हैं। रेडियो के द्वारा पहुंचा सकते हैं और टेलीविजन के द्वारा भी पहुंचा सकते हैं। आप सब लोग देखते हैं आजकल तो फ़ोन भी हो गए, फ़ोन के द्वारा भी हम सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान या एक लोग से दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम का जो पूर्वानुमान लगाते हैं, आपदा की पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होती है। जब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। यानी बेतार यानी बिना तार, जैसे अपना फ़ोन हो गया, अपन बिना तार जोड़े ही एक दूसरे व्यक्ति को आराम से फ़ोन लगाकर बात कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अत्यधिक सुखमय हो गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज, सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं, संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण हम एक वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। यानी हम घर बैठे बैठे ही फिल्म की टिकट हो गई, अपने हो गया बिजली का बिल भर देते हैं, और रेलवे की टिकट करवा लेते हैं, बस की टिकट करवा लेते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, किसी के साथ बात कर सकते हैं, कोई को सूचना भेजनी है वो सूचना भेज सकते हैं, अपने को सूचना मिल सकती है कि दुनिया में क्या हो रहा है, अपने को तुरंत के तुरंत मिल जाएगी। लेकिन पहले बहुत टाइम लगता था यार। देखो पहले अपन खुद जाते थे एक दूसरे से, फिर कबूतरों से भेजने लगे चिट्ठियाँ, कबूतरों को चिट्ठी बांधी, उसको उड़ा देते थे, वो जाके पहुँचा देता था। फिर अपन डाक से भेजने लगे, फिर अखबार आए, समाचार पत्र आए, मैगजीन आई, पत्रिकाएं आई, उनके बाद फ़ोन आ गया, कंप्यूटर आ गया, टीवी आ गया, लैपटॉप आ गया और सैटेलाइट आ गए। तो इस प्रकार से संचार के साधनों का विकास समय के साथ होता गया। अब देखो जो मैप की अपन बात कर रहे थे वो मैप अपना यहाँ पर है, ये पूरा मैप है। अब बताया गया है कि जो ब्लैक डॉट दिख रहा है वो है प्रमुख समुद्र और हवाई पतन, और जो रेड लाइन है
तो लाल रेखा है वो बताया गया है वायु मार्ग है ये, और जो डॉटेड है यानी जहाँ पर डॉट डॉट लगा हुआ है वो है जल मार्ग। अब देखो अपने भारत के जो जल मार्ग की बात करते हैं, देखो ये हो गया मुंबई, ये हो गया चेन्नई, ये अपना हो गया कोलकाता, कोलंबो है श्रीलंका में। अब देखो ये जो डॉटेड डॉटेड है ये जल मार्ग है, लेकिन मुंबई से मॉरिशस के लिए ये वायु मार्ग है। यहाँ से हवाई जहाज में बैठेंगे अपन और सीधा यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर अपन को ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए भी अपन इस प्रकार से आ जाएंगे। और अगर जलमार्ग की बात करें तो मुंबई से बैठेंगे और यहाँ से जलमार्ग के द्वारा पर्थ पर आ सकते हैं। फिर देखो उत्तरी अमेरिका में देखो ये एनकोरेज हो गया, वैंकूवर हो गया, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस। फिर बात करते हैं मैक्सिको, पनामा, क्यूटो, लीमा, सेंटियागो, ब्यूनस आयर्स, रियो डी जेनेरियो, लिस्बन। ये सब पूरे दुनिया में जितने भी इम्पोर्टेंट वायुपतन है, हवाई पतन है, वो सब इस डायग्राम में है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का अपना हो गया ये वाला चैप्टर ख़त्म। यहाँ पर ये अपने कर लिया है कंप्लीट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी करना है, ज़रूर से करके जाना है। और यह है अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आपको पीडीएफ और क्लास का नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगा। अगर यूट्यूब से नहीं मिल रहा है तो सी कैपिटल है, एस कैपिटल है, कोई गैप नहीं है। और आप टेलीग्राम पर ये सर्च करेंगे तो इस प्रकार से अपना चैनल का नाम लिखा आएगा संकलन, वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अपन मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।